बायोटेक्नोलॉजी, इससे पहले आपने एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देखी थी। तो सबसे पहले कुछ चीजें देख लेते हैं। इसमें आपकी बायोटेक्नोलॉजी, हमने इसके डेफिनेशन आपको इससे पहले वाले वीडियो में शो किए थे। तो बायोटेक्नोलॉजी को सबसे पहले देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे। बायोटेक्नोलॉजी एक फील्ड होती है जिसके अंतर्गत हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे जीवित जीव होते हैं, उनका प्रयोग करते हैं मानव के लिए, जो किस तरह से लाभदायक पदार्थ होते हैं उनको उत्पन्न करने में। जैसे कि एंजाइम्स, वैक्सीन है, अगर इन सभी को हम सूक्ष्म जीवों से प्राप्त करते हैं तो यही क्या है, आपकी बायोटेक्नोलॉजी है। इसकी शुरुआत बहुत पहले से ही क्या होती थी, सिरका बनाने में, ब्रेड बनाने में, इन सभी जैसे जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किया जाता था। लेकिन अगर हम इनका प्रोडक्शन मतलब औद्योगिक तौर पर करें, या बोल सकते हो आप बड़े पैमाने पे करें, तो ये कहलाती है आपकी बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। तो इसको देखते हैं, हमने अभी बताया था आपको दो शब्दों से मिलकर के बनी है, जिसका अर्थ होता है जीवित कोशिकाएं या उनके घटक या उनसे प्राप्त एंजाइमों के प्रयोग द्वारा जो लाभदायक पदार्थों का हम क्या करते हैं, औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करते हैं। ठीक, हम किसी भी बैक्टीरिया का प्रयोग कर रहे हो और उस बैक्टीरिया से कोई अगर लाभदायक पदार्थ प्राप्त करें तो इसे ही हम बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं। मान लो अगर हम इंसुलिन प्राप्त करना चाहेंगे, ठीक, तो क्या करेंगे हम, एक होता है हार्मोन्स होता है इंसुलिन, जो क्या करते हैं, जो डायबिटीज मरीज होते हैं उनके लिए आवश्यक होता है। जिन्हें डायबिटीज होती है उसे बाहर से हम क्या करते हैं, इंसुलिन प्रोवाइड कराते हैं या इंसुलिन दी जाती है। तो ये बाहर से जो इंसुलिन है तो उसे हम कहाँ से लाते हैं, तो इससे बनाएंगे हम इंसुलिन जनरेट करेंगे कि मतलब इसके लिए एक बैक्टीरिया होती है, इस बैक्टीरिया से हम इंसुलिन प्रोडक्ट कराएंगे और इस इंसुलिन को हम मरीज को देते हैं और उस इंसुलिन का प्रोडक्शन औद्योगिक स्तर में करते हैं। तो इसे ही हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो सूक्ष्म जीवें क्या होती हैं, जैसे हम कवक, जीवाणु, शैवाल, ईस्ट, जितने पादप जंतु, सभी जीवित जंतु होते हैं, वो सब क्या है आपके बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही उनका उपयोग करके बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। और सूक्ष्म जीवों की बात करें, उनमें क्या आ जाएंगे आपके जीवाणु, कवक, शैवाल, ईस्ट जैसे, ये क्या होते हैं, एक जीवित तंत्र का प्रयोग करके मानव समाज के लिए उपयोगी पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करना ही बायोटेक्नोलॉजी है। साथ ही साथ हमने इससे पहले आपको बताया था EFB में यूरोप जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कि नए उत्पादकों का एवं सेवाओं के लिए जो प्राकृतिक विज्ञान होती है, जीव या जीवित कोशिकाएं अथवा उनके घटकों का आणविक स्तर पर प्रयोग या समायोजन बायोटेक्नोलॉजी, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। साथ ही साथ ये इसके लिए आपकी जो बायोटेक्नोलॉजी, इसके लिए दो प्रमुख है, या बोल सकते हो दो प्रमुख तकनीकों का यहाँ पे योगदान होता है। एक तो होती है आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरी होती है केमिकल इंजीनियरिंग, हिंदी में आपके आनुवंशिक और रासायनिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए से पहले की है बायोटेक्नोलॉजी से ही। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जब हम किसी जीव के आनुवंशिक पदार्थ डीएनए में कोई फेरबदल कर देते हैं या अपनी इच्छा अनुसार उसमें लक्षण उत्पन्न करते हैं, जो फिनोटाइप होती है ना उनमें उनको चेंज करते हैं, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, वहां पे जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलेंगे। ठीक, वही नेक्स्ट हम बात करें, जैसे अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग की एग्जांपल लेते हैं, तो मान लीजिए हमारे पास क्या होती है, अगर हम चाहें कि कोई, आपने देखी होगी कॉटन प्लांट में एक टॉक्सिन जहर बनाने लगे, तो हम क्या करेंगे, उसके डीएनए में या तो जहर उत्पन्न करने वाला टॉक्सिन के जीन को माइग्रेट करा देते हैं, या अब माइग्रेट कराएंगे वहां पे, तब क्या होगी, जो कॉटन
एंड सेम इसमें भी हमारे शरीर में कोई भी लक्षण को कोई भी हमारे शरीर में ऐसी रचनाएं कैसी बननी है कि कौन से एंजाइम से बनना है, तो इन सभी को कौन डिजेनरेट करता है? आपकी जीन ही रिस्पॉन्सिबल होती है कि किसी एंजाइम को बनाने वाला जीन हमारे शरीर में है तो वो जीन क्या करेगा? उसे बनाएगा, अन्यथा नहीं। ऑर्गन बनाने वाले एंजाइम ही है तो ऑर्गन बनाएगा, नहीं तो नहीं। यही जीन पे डिपेंड करता है, जो इन सभी को बनाने के लिए रेगुलेट करती है। यदि हमारे शरीर में कोई भी एंजाइम नहीं बन रहा है और एंजाइम बनने वाला जीन है तो हम क्या करेंगे, या नहीं है तब भी हम उसे बाहर से इंजेक्ट कर देंगे और इंजेक्ट कराने पर हम उसे प्रेशराइज करेंगे कि हमारे डीएनए में तो ऐसा पदार्थ है जो हमारे शरीर की सभी प्रकार की क्या करेगा? रासायनिक पदार्थों को उत्पादन करने में हेल्प करता है। और इसी के एक एग्जांपल और आता है, क्या होती है, जैसे आप हमारे बॉडी का ही कुछ ले लो। क्या होते हैं, कुछ लोगों का शरीर पूरी तरह सफेद होता है, क्योंकि उनमें सफेद क्यों होता है? क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा मेलेनिन पिगमेंट बनने वाला जीन नहीं होता है। और हमारे शरीर का रंग कैसा हो जाता है? एक रासायनिक पदार्थ डिसाइड करता है जिसका नाम है मिलेनिन। तो वो मिलेनिन जितना ज्यादा होगा उतनी उसकी स्किन क्या हो जाएगी? डार्क हो जाएगी, और जितना कम होगा उतनी उसकी स्किन की कलर क्या हो जाएगी? व्हाइट हो जाएगी। ठीक, हर एक चीज का बनना ये डिसाइड करता है जीन। अब बात करते हैं हम यहाँ पे रासायनिक इंजीनियरिंग की। रासायनिक इंजीनियरिंग में मतलब किसी भी केमिकल का प्रोडक्शन करना। हम चाह रहे हैं कि कोई इंसुलिन बन जाए, हार्मोन या एंजाइम बन जाए, या वैक्सीन बनाना है, तो इस सभी को बनाने के लिए यह केमिकल किसी चीजों को बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों को प्रयोग करते हैं। यही है रासायनिक इंजीनियरिंग। चलिए बात करते हैं अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। तो वैज्ञानिकों के द्वारा डीएनए की संरचना में जो आवश्यकता अनुसार हम फेरबदल करना चाहें या उनमें जीन मैनिपुलेशन या आनुवांशिक इंजीनियरिंग जिस बेस पे हम चेंज कर सकते हैं, तो उसे ही हम यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंतर्गत पढ़ेंगे। जो कृत्रिम डीएनए होती है उनका संश्लेषण भी इसी में किया जाता है, साथ ही साथ डीएनए की मरम्मत भी इसी में होती है। और जो डीएनए में प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, उनसे जोड़ करके या उनमें ऐच्छिक गुणों के डीएनए को क्या करती है? निर्माण करने के लिए प्रेरित करती है। जो जीवधारियों में विस्तार करके उनमें निम्नलिखित लक्षण को क्या करती है? उत्पन्न कर देती है। जैसे हमने एग्जांपल दिया है, देखिए कि क्या होती है, कपास एक पौधा होता है जिसमें जो फूल निकलते हैं। कॉटन प्लांट में क्या होती है, सॉरी जो फूल निकलते हैं, रुई निकलते हैं, तो रुई जब नहीं निकलता है, जब वो क्या होती है? कली अवस्था में होगी, जब केवल वो कली अवस्था में होगी, उसी समय एक कीड़ा जिसका नाम ब्लैकवॉर्म है, उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और सारे कपास को क्या, जो फूल खिलने से पहले ही क्या करेगा? उसको खा जाएगा। तो जब यह कीड़ा इसे खा जाएगा तो फिर कपास का प्रोडक्शन तो बहुत कम हो जाएगा, और उसको देखते हुए इस कीड़े को मारना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम क्या करते हैं इस कॉटन प्लांट में कि किसी मतलब हम ऐसा चीज करें कि वो कीड़ा खुद ब खुद मर जाए। और हमारे पास एक ऐसी बैक्टीरिया होती है जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरोनिजेसिस। यह बैक्टीरिया एक जीवाणु होता है, इसके अंदर एक जहर उत्पन्न होती है, टॉक्सिन। उस कीड़ों को क्या करती है? मार देती है। एक चीज होती है कॉटन प्लांट में जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होने वाला लगता है या होने लगता है, हमने बताया कि बॉडी में एंजाइम्स बनने के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो टॉक्सिन्स को बनाने के लिए भी यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर क्या होगी? जीन होगी, और इस बैक्टीरिया से उत्पन्न जो टॉक्सिन होगा उसको बनाने वाले जीन क्या करेंगे? उसे अलग कर देंगे, और उसी बेस पे यहाँ पे टॉक्सिन बन रहा है। और इस जीन को हम क्या करते हैं, कॉटन प्लांट होती है ना, उसकी जो सेल्स होती हैं उसके अंदर हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो कपास के अंदर टॉक्सिन बनाने लगेगा, और क्योंकि टॉक्सिन बनने वाला जीन
हमने कॉटन प्लांट में भेज दिया है, तो अब कपास के अंदर जो टॉक्सिन बनने लगता है और हर कोशिका में अगर बैलवॉक्स उसे खाएगा तो टॉक्सिन उसके क्या होगी, पेट में जाएगी, और पेट में जो बोलते हैं ना पेच होता है, वो क्या करेगी, उसकी वजह से जो टॉक्सिन होगी वो एक्टिवेट हो जाती है और ब्लैक वॉर्म क्या जाता है, मर जाता है। और यही है आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में दो अलग अलग स्रोतों से डीएनए लेकर के एक नया डीएनए बनाया जाता है, और उस नए बने डीएनए को ही हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। जैसे कपास थी, कपास के पास उसका खुद का डीएनए था, फिर टॉक्सिन है, उसके पास उसका खुद का डीएनए है, इन दोनों डीएनए के द्वारा यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। यही तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बोला जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे इंसुलिन एग्जांपल के लिए कि किस तरह से यह प्रक्रिया, जैसे रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए कहलाती है, मान लो कि हमें इंसुलिन बनाना है, ठीक, ये वाला प्रोसेस हम देखेंगे, हमें इंसुलिन बनाना है, तो सबसे फर्स्ट स्टेज में पहला चरण क्या होगा, जैसे इंसुलिन बनाने के लिए हम दो चीज प्रयोग करेंगे, एक तो हम लेंगे बैक्टीरिया, और उसके खुद का डीएनए होता है, बैक्टीरिया के पास क्या होती है, खुद की डीएनए होती है, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनमें क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है, अतिरिक्त गुणसूत्र या उससे साथ साथ उसमें प्लाज्मिड भी प्रेजेंस होते हैं। क्रोमोसोम है तो वही तो प्लाज्मिड है आपके, जो क्या होती है, गोलाकार होती है, साथ ही साथ प्लाज्मिड को हम यूज करते हैं, वो भी बायोटेक्नोलॉजी में एक नया डीएनए बनाने में, और बैक्टीरिया से उसका हम जो प्लाज्मिड होता है उसे निकाल लेते हैं, और उसे ह्यूमंस के उस जो पैनक्रियास होती है उनमें इंसुलिन बनाने वाला जीन हमको मिल जाएगा। और दूसरे चरण में अगर यही बात करें हम दूसरे चरण की, तो इसमें डीएनए इज कट विथ सब्ट्रैक्शन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम, इस डीएनए को कट करते हैं हम जो एंडोन्यूक्लिक एंजाइम होती है ना उससे, और जो इंसुलिन बनाने वाला जीन होता है जिसमें एक डीएनए क्या होती है, एक डीएनए तो होते हैं, बहुत सारे जीन होंगे, तो हम वह जीन चाहिए जो क्या करता है, इंसुलिन बना रहा है, और उसे हम एंडोन्यूक्लिक एंजाइम्स के द्वारा कट कर लेंगे और जीन अलग कर लेंगे। अब दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, वो भी आपकी लाइगेज एंजाइम की मदद से क्या करती है, जुड़ती है। इस प्रकार से एक ऐसा डीएनए बनना जिसके पास एक अलग और दूसरे अलग सोर्स से क्या हुई, एक अलग सोर्स से जो नई डीएनए बन रही है, इसे ही हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। फोर्थ बेस में देखें तो क्या होगी, ये क्या करेंगी, जिस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनी है, डीएनए भेज देंगे उसे, जैसे इसके थर्ड प्रोसेस पे क्या हो जाएगी, और जो रिकॉग्नाइज्ड डीएनए होंगी वो किसी ऐसे बैक्टीरिया में जिसमें क्या होते हैं, उसके खुद के प्लाज्मिड ना हो, वो बैक्टीरिया को एक लार्ज सेल्स पर ग्रो कराते हैं, और बैक्टीरिया इतनी मात्रा में बन जाते हैं, और इन बैक्टीरिया में इंसुलिन बनने लगता है। इंसुलिन बनने के बाद जब अधिक मात्रा में क्या होती है, इंसुलिन बनने लगती है, या आप बोल सकते हो पर्याप्त मात्रा से ओवर हो जाती है, तो उसे हम साफ सुथरा कर करके दवाओं के रूप में बेच देते हैं। ये प्रोसेस आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए के थ्रू ही होती है, जो भी हम बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। इंसुलिन, इससे थोड़ी बेसिक चीजें हैं। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि हमारे पैनक्रियास में उपस्थित जो बी सेल्स होती हैं, बी सेल्स में दो प्रकार के सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, एक तो होती है आपकी अल्फा और दूसरी होती है बीटा। बीटा सेल्स क्या करती है, ग्लूकागोन हार्मोन होता है वो सीक्रेट करती है, साथ ही साथ बी सेल्स आपकी इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करती है। इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है, हमारे शरीर में जब हम एक्सेस में, जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो वो लास्ट में ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, साथ ही साथ डाइजेशन के बाद वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में घुल जाता है। ब्लड में जैसे हमारे ब्लड में घुल जाती है तो हमारे बॉडी के हर सेल्स को ग्लूकोज
ग्लूकोज बॉडी को क्या करती है, ब्लड के द्वारा मिलता रहता है। लेकिन अगर हम उस ग्लूकोज का उपयोग ना करें मतलब कोई वर्क ना करें, तो वो एक्सेस होता रहता है ग्लूकोज ब्लड में और कलेक्ट होते रहता है। साथ ही साथ यह सही नहीं है। तो रक्त क्या करता है, रक्त में जो ग्लूकोज होती है उसकी अधिक मात्रा नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए भगवान ने हमारे शरीर में एक हार्मोन दे रखा है कि वो क्या होती है, इंसुलिन हार्मोन है। और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है कि हमारे जो ब्लड होती है ना उनमें उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को वो कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। यदि इंसुलिन नहीं बनेगा तो हमारे शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज है ना वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगी ग्लाइकोजन में, और ग्लूकोज ब्लड में क्या होगी, ज्यादा मात्रा में पाई जाएंगी। और यही कारण होता है ग्लूकोज को यदि कन्वर्ट ना किया जाए तो क्या करती है हमारे बॉडी के अंदर ब्लड शुगर, इसकी मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है और इस कहते हैं हम जैसे डायबिटीज या शुगर, और इस रोग को ही डायबिटीज कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा जो शुगर हुआ है, बोलते हैं ना शुगर होने का, तो ऐसा मतलब नहीं है कि ब्लड में चीनी की मात्रा बढ़ गई है। ब्लड में चीनी की मात्रा नहीं बढ़ी है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ग्लूकोज को ही ब्लड शुगर कहते हैं। जब ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है उसे ही डायबिटीज कहते हैं, मधुमेह। तो कब बढ़ता है, जब इंसुलिन नहीं बनता। यदि हमारी बॉडी में इंसुलिन बने, हमारे शरीर में प्रॉपरली जो ग्लूकोज होती है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होती रहेगी, तो हमारे शरीर में एक्सेस ऑफ ग्लूकोज नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों में इंसुलिन नहीं बनता है उनमें डायबिटीज रोग उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे मरीज को हम इंसुलिन बाहर से देंगे और उनके ब्लड में इंसुलिन जब जाएगा तब वो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोजन में क्या करेगी, उसे कन्वर्ट करता रहेगा और वो नॉर्मल हो जाएगा। उनका बॉडी जो होता है, हम ये जो बाहर से इंसुलिन चाह रहे हैं ना वो किसी मरीज को देना, या वो कहाँ से लाएगा, कैसे बनता है, यही आती है ना कि बायोटेक्नोलॉजी में प्रयोग तो यही हो रहा है कि हमने यहाँ पे क्या बनाया, इंसुलिन बनाया था, तो कहाँ से आती है, तो इंसुलिन हम निकालते हैं जो पिग्स होते हैं ना उनके पैनक्रियास से। जब हम पिग के पैनक्रियास से इंसुलिन निकाल करके किसी मरीज में इंजेक्ट करते हैं तो उस मरीज में इसके अगेंस्ट एलर्जी जो रिएक्शन प्रोड्यूस होती है, एलर्जी हो जाती है। साथ ही साथ तरह तरह के बहुत से लोगों में इसको देखते हुए वैज्ञानिक ने एक नया बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है जिसमें बैक्टीरिया से इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया है, जो जिसमें इसके लिए सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए होती है ना उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में वेक्टर डीएनए आपने पढ़ी होंगी उनमें, तो उनसे प्रोसेस थोड़ी पहली कुछ चीजें होती है इनमें जीन क्लोनिंग वाली, उनके लिए कुछ चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे इसमें पुनर्योगज डीएनए होते हैं, उन तकनीकी को हम जीन क्लोनिंग भी कहते हैं या जीन स्प्लिसिंग भी कहते हैं, जीन संबद्धता आपने पढ़ी होंगी। और इस प्रक्रिया में दो अलग अलग प्रजातियों के जीवों के डीएनए अणु खंडों को जोड़ करके एक नया जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है ना उसका निर्माण करना, साथ साथ किसी उचित जो पोषक होते हैं उनमें निर्माण करने के बाद क्या किया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। और इसकी सफलता के लिए यहाँ पे कुछ चरण होते हैं जिसमें से सबसे पहले बायोलॉजी में आपने पढ़ी होगी डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन, जिसमें क्या होता है डीएनए की विकृतीकरण भी होती है और पुनः स्वाभिकीकरण भी होती है। क्या होती है, यदि हम डीएनए को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर देते हैं तो डीएनए दो रज्जुकों से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, उसके स्ट्रैंड क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और यही क्या कहलाती है, विकृतीकरण कहलाती है। मगर अगर किसी वजह से वो ठंडा कर दे तो वो क्या हो जाएगी, पुनः डीएनए में बदल जाती है, मतलब अपना जो उसका आकार होगा वो पुनः उस आकार में वापस आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी, इसी में प्रोसेस होती है प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की। ये एक ऐसा एंजाइम्स होता है जो डीएनए को खंडों से तोड़ देता है, लेकिन यहाँ पे एंडो का मतलब होता है आंतरिक, तो प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होती है यहाँ हमने आपको बताया था उसके प्रेजेंस में सिरों पर कट नहीं करते हैं, ये अंदर की तरफ कट करते हैं, लेकिन
उनका एक विशिष्ट स्थान होता है। जैसे इस तरफ ये इस सिरे से ना इस सिरे से कट करेंगे, एक उचित सिरे से ही कट करेंगे। ठीक, ऐसे इसे हम आणविक कैंची भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर, क्योंकि यह अणुओं को तोड़ने का काम करता है। यह कोई कैंची नहीं है, तो ये एक डीएनए को खोजता है और उसे क्या करेगा, खुद से काट देता है। इसलिए मान लेते हैं डीएनए का एक सीक्वेंस है, ठीक, वो क्या होती है आपकी पैलिंड्रोम सीक्वेंस में होती है। एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें राइट से पढ़ा जाए तो भी क्या होगी, मतलब वही होगा, और लेफ्ट से पढ़ा जाए तो भी मतलब वही होगा। जैसे आपने मलयालम सीधा लिखो तब भी वही आएगा, उल्टा लिखो तब भी वही आएगा, उस तरह से। तो प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स में कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपकी रेस्ट्रिक्शन साइट भी होती है, जिसमें प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स क्या करता है, डीएनए से अलग होकर के जो उनकी रेसिस्टेंस साइट होती है उस पर जाकर के कट करता है। ठीक, सर्वप्रथम आपकी प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स को सन 1917 में खोजा गया था, और दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नेथान्स और स्मिथ। इन्होंने बैक्टीरिया जिसका नाम होमोफिलस इन्फ्लुएंजा था, उसमें एक विशेष प्रकार का प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम निकाला और उसको नाम दिया था हिंडथर। नेक्स्ट आती है जीन संबंधी तकनीक होती है। मतलब क्या होता है, एक डीएनए है, हमने उसे काट रखा है, तो क्या करेगी आपकी जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स है और दूसरा डीएनए हमारे पास है, अब हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में कार्य कराते हैं और जोड़ देते हैं, और जोड़ने पर ये क्या होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाती है लाइगेज की उपस्थिति में। तो ये आपकी जीन संबंधी तकनीकी है। नेक्स्ट आती है, जैसे हमने आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए में पुनरुगत डीएनए में बताया था कि क्या होती है, कुछ चीजें हेल्प करती है, उनमें भी कुछ साधन होते हैं, जिसमें सबसे पहले लाइगेज एंजाइम आती है। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, इसमें कई प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं या यूज करते हैं डीएनए तकनीकी में, जो इस प्रकार से। सबसे पहले यहाँ पे आती है आपकी लैंज एंजाइम, जिसे हम लैक्टिक एंजाइम्स भी कहते हैं। लैक्टिक एंजाइम तो यह एक ऐसा एंजाइम्स होता है, या बोल सकते हो आप, जो जीवित कोशिकाओं में जो क्या हो जाएंगी, जीवित कोशिकाओं में कुछ एंजाइम्स के बारे में पढ़ लीजिए। जीवित कोशिका भित्ति को क्या करते हैं, लैम कर देते हैं, मतलब नष्ट कर देते हैं। और जब कोशिका भित्ति नष्ट हो जाती है तो उनके सेंटर में जो केंद्रक होगा, तो केंद्रक से डीएनए, और डीएनए को हम आसानी से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो ये लाइटिक एंजाइम है। जैसे ये एग्जांपल पे लीजिए, क्या होती है, इस बैक्टीरिया के अंदर अगर डीएनए होगा, साथ ही साथ प्लाज्मिड भी होगा, जिसे हम यूज करना चाहेंगे, तो क्या होगी, बैक्टीरिया के बाहर इसकी जो कोशिका भित्ति होती है ना, वो लैन एंजाइम्स का काम करती है। सॉरी, यहाँ पे क्या होगी, आपकी लैन एंजाइम क्या करेगी, वहां पे आकर के अटैच होगी और इसी कोशिका भित्ति को क्या करेगी, वो नष्ट कर देगी। नष्ट करने पर कोशिका भित्ति तो हट जाएगी, और क्या हो जाएंगे, हमें इसके अंदर के प्लाज्मिड मिल जाएंगे। आपने या पढ़ा होगा, चाहे जीवाणु कोशिका हो, जंतु कोशिका हो, पादप कोशिका हो या कवक की कोशिका हो, इनकी कोशिका भित्ति अलग अलग पदार्थों की बनी होती है। और कोशिका भित्ति, जैसे बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की, वैसे कवक की काइटिन की बनी होती है, पादप की सेलुलोज की बनी होती है। तो उनकी कोशिका भित्ति इस तरह से बनी होती है, और इन्हों को क्या करता है, ये लैक्टिक एंजाइम क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद हम अगर यूज करना चाहें तो उसके प्लाज्मिड या डीएनए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी क्लीवेज की प्रोसेस आती है। यह एंजाइम्स, जैसे कुछ एंजाइम्स होते हैं ना, डीएनए खंडों को तोड़ते हैं। जैसे डीएनए का जो एक सीक्वेंस होता है उसको बीच से तोड़ देते हैं अलग अलग खंडों में, तो वो आपकी क्लीवेज कहलाती है, क्लीवेज एंजाइम्स कहलाते हैं, विदलन। नेक्स्ट आती है आपकी एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस में क्या होती है, एक्सो का मतलब बाहर, साथ साथ एंडो मतलब अंदर। तो ये डीएनए के जो सिरे होते हैं ना, 5'
बीचों से खंडों में तोड़ती है। इस तरह के सिरों पर नहीं तोड़ेगी, ये क्या करेगी, बीच से खंडों में तोड़ेगी। साथ ही साथ तीसरी आती है आपकी हमने हर बार पढ़ा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो ये डीएनए को जो विशेष प्रकार के न्यूक्लियोटाइड एंजाइम्स होते हैं उनके क्रम होते हैं, तो इस प्रकार से कट करती है कि उनके दोनों जो स्टैंड होते हैं ना वो विमुक्त सिरों पर अयुग्मित क्षार होते हैं जो क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। साथ ही साथ इनमें एक स्टिकी एंड पाया जाता है। जो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको जो हमने बताया था आपको पैलिंड्रोम सीक्वेंस में पाए जाते हैं। इन स्थानों पर डीएनए के दोनों वॉल्यूम को अयुग्मित दिशाओं में न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम समान होता है। साथ ही साथ दोनों जगहों पर जो उनके न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना अधूरे रह गए होते हैं और उनमें दोनों क्या करते हैं, डीएनए के दोनों न्यूक्लियोटाइड को एक चिपचिपा सिरा के द्वारा क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। साथ ही साथ जैसे इनमें कुछ चीजें देखिए, जैसे एक ही जो प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं उनके द्वारा काटे हुए सभी डीएनए खंडों के जो दोनों सिरे होते हैं ना वो हल्के चिपचिपे होते हैं, एक समान होते हैं। साथ ही साथ एक समान सिरे प्राप्त करने के लिए जो हमारे पास वेक्टर डीएनए होता है उनके डीएनए के अणु को ही हम यहाँ पे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होती है उसके द्वारा कट करते हैं। साथ ही नेक्स्ट इस पे आती है आपकी जैसे एक सेलेस्मी एंजाइम भी होता है उसका भी प्रयोग डीएनए पुनर्युग्मन टेक्निक में किया जाता है। उनमें आपके जो डीएनए पॉलीमेरेज होते हैं, जैसे डीएनए पॉलीमेरेज में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की प्रोसेस भी होता है, हमने पढ़ा था ना डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से पुनः डीएनए बनना, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में भी वही आ जाएगा। नेक्स्ट आती है लाइगेज। ये क्या करते हैं, ये डीएनए खंड को जो दूसरे डीएनए खंड होती है ना उनमें जोड़ने का काम करते हैं, जैसे फेविक्विक की आवश्यकता होगी तो उसी तरह से तो यहाँ पे लाइगेज एंजाइम पाया जाता है जो दोनों खंडों को क्या करती है, आपस में जोड़ने का काम करती है, उसे ही लाइगेजेस कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आती है आपकी एल्काइलिन फॉस्फेटेज। तो ये जहाँ में प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं तो ये एक वृत्ताकार डीएनए होता है